इतिहास सिर्फ गुजरी हुई बातें नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा आज खड़ा है। हम सिंधु घाटी की उस हैरान कर देने वाली शहरी सभ्यता से शुरू करेंगे, फिर मध्यकालीन सल्तनतों और साम्राज्यों से होते हुए ब्रिटिश राज और आज़ादी की लड़ाई तक का सफर तय करेंगे। देखेंगे कि इन सब का आज के भारत पे क्या असर पड़ा है, खास तौर पर कुछ अहम राजवंश, वो जो निर्णायक लड़ाइयां हुई, और सांस्कृतिक पड़ावों पर गौर करेंगे। बढ़िया। तो फिर शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से, हमारी सभ्यता की जड़ों से, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका जिक्र आते ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का नाम सबसे पहले आता है। बिल्कुल। मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखल दास बैनर्जी ने की थी, सर जॉन मार्शल के मार्गदर्शन में। ये जगह आज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और ये सिर्फ पुरानी जगह नहीं है, यहाँ मिली चीजें वो तो कमाल की है। सोचिए उस जमाने में उनके पास कितना बेहतरीन नगर नियोजन था, सड़कें थीं, नालियां थीं। धौलावीरा में जो वो विशाल जलाशय मिला है, रेजर्वोयर, वो दिखाता है कि वो पानी बचाने और इस्तेमाल करने में कितने माहिर थे। और एक मजेदार बात लोथल शहर की है। मैंने पढ़ा कि वहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे, जो उस दौर के दूसरे शहरों से अलग था। अच्छा, ये दिलचस्प है। ये छोटी सी बात भी उनकी सोच के बारे में कुछ बताती है। और उनकी मोहरें जो ज्यादातर सेल खड़ी या स्टीयरटेट से बनी हैं, और वो मनके, बीड्स। जी, सेल खड़ी और कार्नेलियन पत्थर वगैरह के मनके भी, ये सब उनके हुनर और शायद व्यापार की गवाही देते हैं। बिल्कुल। ये सब इशारा करता है एक बेहद विकसित शहरी समाज की तरफ। सही। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं, तो आग का आविष्कार वो पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज में हुआ, और पहिए का नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज में। और इंसान ने सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल सीखा वो तांबा था। ये सब वो नींव के पत्थर हैं जिन पर आगे की तरक्की हुई। सही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य की ओर। सम्राट अशोक का नाम कौन नहीं जानता, खासकर सांची स्तूप के लिए। सांची स्तूप, जिसे 1989 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। जी। लेकिन अशोक का शासनकाल सिर्फ स्तूप बनवाने तक ही सीमित नहीं था। उनका वो जो बौद्ध धर्म अपनाना था, वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। कहते हैं भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में ऐसा हुआ। जी, कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार पर बहुत जोर दिया, शिलालेख खुदवाए जो ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में है। अच्छा। इससे हमें उस वक्त की भाषा और शासन के बारे में पता चलता है। ये सिर्फ एक राजा का धर्म बदलना नहीं था, इसने साम्राज्य की नीति और पहचान को प्रभावित किया। वैसे बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी किताब त्रिपिटक है। और ये भी कम दिलचस्प नहीं कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार, गुजरात में सुदर्शन झील बनवाई थी। उस जमाने में सिंचाई और पानी की व्यवस्था का एक बड़ा उदाहरण है वो। बिल्कुल। अब आते हैं गुप्त काल पर। इसे कई बार भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहने की वजह है, देखिए, इस दौर में विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, साहित्य और कला में जबरदस्त तरक्की हुई। समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वो न सिर्फ एक विजेता थे बल्कि वीणा बजाने में भी माहिर थे। अच्छा, ये दिखाता है कि शासकों में युद्ध कौशल के साथ कलात्मक रुचि भी थी। बिल्कुल। और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। सोचिए, उस वक्त दुनिया भर से लोग वहां पढ़ने आते थे। ये शिक्षा और ज्ञान के प्रति उनके समर्पण को दिखाता है। सही कहा। और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न, जिनमें महाकवि कालिदास जैसे विद्वान शामिल थे, वो उस समय की बौद्धिक ऊंचाई का प्रतीक हैं। जी। इसी काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, और उसके लिखे यात्रा विवरण से हमें उस समय के समाज, राजकाज और लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। और संस्कृत भाषा, जिसे भारत की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है, इस काल में साहित्य और ज्ञान की भाषा के रूप में अपने शिखर पर थी। चलिए अब मध्यकाल का दरवाजा खटखटाते हैं। दिल्ली सल्तनत, शुरुआत गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा भी उन्होंने ही बनवाया था। जी, सल्तनत काल में एक के बाद एक कई वंश आए और गए। इल्तुतमिश का नाम काफी अहम है क्योंकि उन्होंने इक्ता प्रथा शुरू की। इक्ता प्रथा, ये क्या थी? देखिए, इक्ता प्रथा में ऐसा था कि अधिकारियों को नकद वेतन की जगह जमीन का एक हिस्सा, मतलब इक्ता, दिया जाता था। अच्छा। जिससे वो राजस्व वसूलते थे और सेना रखते थे। इसने प्रशासन को चलाने में काफी मदद की
और इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। हाँ, और रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल। फिर बलबन आए, जिन्होंने सिजदा और पैबॉज जैसी ईरानी दरबारी प्रथाएं लागू की। हाँ, सिजदा यानी झुककर सलाम करना, और पैबोस सुल्तान के कदम चूमना। जी, और शासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए 40 गुलामों के दल या तुर्कान चहलगानी को खत्म किया। अच्छा, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का दौर आया। वो अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए मशहूर हैं। हाँ, बहुत मशहूर। उन्होंने कीमतों को काबू में रखने और सेना के रख रखाव के लिए बाजार में सख्त नियम लागू किए। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रयोग था। उन्होंने अलाई दरवाजा भी बनवाया और गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया। ये एक तरह का धार्मिक टैक्स था जो सल्तनत काल में और बाद में भी मतलब काफी चर्चा का विषय रहा। और मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी एक दिलचस्प सुल्तान थे। हाँ, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने की कोशिश, हाँ, वो नाकाम रही और सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी चलाने का उनका प्रयोग भी सफल नहीं हुआ। लेकिन ये उनकी सोच और कुछ नया करने की इच्छा को दिखाता है। बिल्कुल। और मोरक्को का मशहूर यात्री इब्न बतूता इन्हीं के समय भारत आया था। उसका यात्रा वृत्तांत रहला उस दौर के भारत की एक अच्छी तस्वीर पेश करता है। हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है। हाँ, इब्न बतूता का वृत्तांत बहुत कीमती है। फिरोज तुगलक ने नहरें बनवाने और दीवाने खैरात यानी दान विभाग जैसे लोक कल्याण के काम किए, और इब्राहिम लोदी वो सल्तनत के आखिरी सुल्तान थे जिन्हें बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया। जी। सल्तनत काल ने भारत में शासन के नए तरीके और एक नई वास्तुकला, इंडो इस्लामिक स्टाइल, जैसे दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद, उसको जन्म दिया। और इसी पानीपत की लड़ाई 1526 से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। बाबर, जिनका असली नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया। हाँ, और खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा को भी हराया। उनकी आत्मकथा तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अच्छा, बाबर के बाद हुमायूं और फिर अकबर आए। अकबर का शासनकाल तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्हें राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। उन्होंने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया, जिससे मुगल सत्ता मजबूत हुई। कदम उठाए। 1573 में गुजरात जीतने के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। हाँ, जिसे विजय का द्वार भी कहते हैं। और 1582 में दीन इलाही नाम से एक नया विचार पेश किया जो सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों पर आधारित था। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहाँ अलग अलग धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा होती थी। हाँ, और 1564 में जजिया कर खत्म कर दिया। ये धार्मिक सहिष्णुता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। और 1574 में मनसबदारी प्रथा लागू की। हाँ, ये मनसबदारी प्रथा क्या थी असल में, थोड़ा समझाएंगी? देखिए, मनसबदारी प्रथा एक तरह की सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसमें अधिकारियों को उनकी हैसियत यानी मनसब के हिसाब से पद, वेतन और सैनिक रखने की जिम्मेदारी दी जाती थी। अच्छा, मतलब रैंक के हिसाब से? हाँ, बिल्कुल। इसने सेना को संगठित करने और साम्राज्य को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाई। अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल ने जमीन की पैमाइश और लगान व्यवस्था में सुधार किए। इन सब नीतियों ने मिलकर अकबर को एक विशाल और मजबूत साम्राज्य बनाने में मदद की, जिसमें अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोग शामिल थे। इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। सही। उनके दरबारी अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी, जो उस दौर का आईना है। जी। अच्छा, अकबर के बेटे जहांगीर, वो चित्रकला के बड़े शौकीन थे। कहते थे, जो चित्रकला का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। हाँ, और उन्होंने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाजत दी थी। इसका आगे चल के बड़ा असर हुआ। बिल्कुल। जहांगीर के बाद शाहजहां का दौर आया। इसे मुगल वास्तुकला का सुनहरा दौर कहते हैं। जी हाँ, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, आगरा किले की मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन, ये सब उसी दौर की देन है। ये इमारतें सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि मुगल शानो शौकत और कलात्मक ऊंचाई का प्रतीक भी हैं। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। जी। और फिर आए औरंगजेब, जिन्हें जिंदा पीर यानी सादा जीवन जीने वाला भी कहा जाता था। हाँ, और शाही दरवेश भी। उन्होंने दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाई। लेकिन उन्होंने जजिया कर फिर से लगा दिया, और उनकी दक्कन नीति, मतलब दक्षिण भारत में जो लंबे समय तक युद्ध चले, वो काफी महंगी साबित हुई। हाँ, बिल्कुल।
कहा जाता है कि वे वीणा भी बजाते थे। उन्होंने शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू कहा था, जो मराठों के साथ उनके तनावपूर्ण रिश्तों को दिखाता है। उनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। जी हाँ। औरंगजेब की नीतियां, खासकर वो धार्मिक असहिष्णुता और लगातार चलने वाले युद्धों ने साम्राज्य को कमजोर करना शुरू कर दिया था। उनके बाद के मुगल शासक उतने काबिल नहीं थे। और फिर 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर हमला हुआ। वो न सिर्फ भारी लूटपाट करके गया, बल्कि अपने साथ तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी ले गया। ये मुगल साम्राज्य के पतन का एक बड़ा संकेत था। बहुत बड़ा झटका था वो। आखिरकार अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। जी, बर्मा। जब दिल्ली में मुगल सत्ता कमजोर पड़ रही थी, तब भारत के दूसरे हिस्सों में क्षेत्रीय ताकतों का उदय हो रहा था। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य। हाँ, एक बड़ी शक्ति था वो। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने स्थापित किया था। राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे। और कृष्णदेवराय इसके सबसे महान शासक माने जाते हैं। तुलु वंश के थे वो। जी। उधर पश्चिम में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय हुआ। शिवाजी ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी और एक स्वतंत्र मराठा राज्य की नींव रखी। उनकी जयसिंह के साथ हुई पुरंदर की संधि इतिहास में दर्ज है। बाद में पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार किया। हाँ, वैसे चेतक घोड़े का जिक्र राणा प्रताप के साथ आता है, जो मेवाड़ के शासक थे और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। सही। दक्षिण में चोल वंश भी बहुत शक्तिशाली था। संस्थापक विजयालय। हाँ, चोल अपनी नौसेना, स्थानीय स्वशासन और भव्य मंदिरों जैसे तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर के लिए जाने जाते हैं। और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का वो अद्भुत कैलाश मंदिर बनवाया, जो एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। कमाल है वो। और होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जो अपनी जटिल नक्काशी वाले मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो मतलब ये सब क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं। जी बिल्कुल। इन सब क्षेत्रीय शक्तियों का उभरना दिखाता है कि भारत में सत्ता का केंद्र हमेशा दिल्ली ही नहीं रहा। मुगल साम्राज्य के कमजोर होने पर इन राज्यों को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिला, जिससे भारत का राजनीतिक नक्शा काफी बदल गया। और इसी उथल-पुथल के दौर में यूरोपीय ताकतों ने भारत में दस्तक दी। सबसे पहले पुर्तगाली। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। जी, केरल। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जाता है। और एक और गवर्नर थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उन्होंने नीले पानी की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। इसका मतलब क्या था? नीले पानी की नीति का मतलब था समुद्र पर यानी समुद्री व्यापार मार्गों पर अपना दबदबा कायम करना। जमीन पर किले बनाने और इलाके जीतने के बजाय वो अपनी नौसेना की ताकत से हिंद महासागर पर नियंत्रण रखना चाहते थे। अच्छा, फिर आए अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो अकबर के समय 1600 में हो गई थी। हाँ, लेकिन उन्हें भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में खोलने की इजाजत जहांगीर के समय मिली। जी, और फिर शुरू हुआ अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव का दौर। 1757 में प्लासी का युद्ध, ये एक बड़ा मोड़ था। हाँ, इसमें रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। हालांकि ये सीधी लड़ाई से ज्यादा एक साजिश थी। लेकिन 1764 का बक्सर का युद्ध, वो एक निर्णायक लड़ाई साबित हुई। उसमें अंग्रेजों ने मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के पूर्व नवाब की मिलीजुली सेना को हराया। इसके बाद बंगाल पर उनका नियंत्रण पक्का हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई नीतियां अपनाई। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, ये क्या थी असल में? देखिए, सहायक संधि के तहत अंग्रेज भारतीय शासकों को बाहरी हमलों से सुरक्षा देने का वादा करते थे, लेकिन बदले में उस शासक को अपनी रियासत में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उसका खर्च उठाना पड़ता था। साथ ही उन्हें अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता था और वे अंग्रेजों की इजाजत के बिना किसी दूसरी यूरोपीय शक्ति से संबंध नहीं रख सकते थे। तो धीरे धीरे ये रियासतें अपनी आजादी खो बैठती थीं। समझ गया। और लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो भी ऐसी ही एक विस्तारवादी नीति थी। इसके तहत अगर किसी शासक का अपना कोई पुरुष वारिस नहीं होता था तो उसकी रियासत को अंग्रेजी राज में मिला लिया जाता था। सतारा पहला राज्य था जिसे इस नीति के तहत हड़पा गया। जी हाँ, इन नीतियों ने अंग्रेजी साम्राज्य को बहुत फैलाया,
लेकिन ये भी सच है कि अंग्रेजों ने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवा की शुरुआत की, इसलिए उन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में रेलवे और डाक टिकट की शुरुआत हुई। हाँ, ये तो बड़े बदलाव थे। बिल्कुल। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में अंग्रेजी को सरकारी कामकाज और शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इन बदलावों के दूरगामी असर हुए, कुछ अच्छे कुछ बुरे। लेकिन अंग्रेजों की नीतियों, शोषण और भारतीय मामलों में दखल अंदाजी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हाँ, जो 1857 में एक बड़े विद्रोह के रूप में फूटा। इसकी शुरुआत 10 मई को मेरठ छावनी से हुई। इसे सिपाही विद्रोह या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। जी। ये विद्रोह भले ही पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसने कंपनी राज को खत्म कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। और सबसे बड़ी बात, इसने भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया और आज़ादी की लड़ाई की असली नींव रखी। इसके बाद शुरू हुआ स्वतंत्रता संग्राम का लंबा दौर। इसमें कई महान नेताओं ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। जी। उनका पहला सफल सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में नील किसानों के लिए था। हाँ, चंपारण सत्याग्रह। उन्होंने अंग्रेजों की दी केसरे हिंद उपाधि जलियांवाला बाग कांड के बाद लौटा दी थी। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें सबसे पहले महात्मा कहकर पुकारा था। जी। जवाहरलाल नेहरू, जो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे ज्यादा बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। गांधी जी की हत्या पर उनका वो भावुक बयान, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, आज भी याद किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और रियासतों के एकीकरण में भूमिका के लिए भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष कहा जाता है। उन्होंने 1928 के बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। हाँ, और बाद में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के प्रमुख नेता थे जो अंग्रेजों से सीधी कार्रवाई की वकालत करते थे। जी। और खान अब्दुल गफ्फार खान, उन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान कहा जाता था। हाँ, वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अहिंसक आंदोलन के नेता थे। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों ने भी अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। बिल्कुल। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका था। उनका मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना था। हाँ, खुदीराम बोस सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे। सोचिए, इन सब ने मिलकर आजादी के आंदोलन को अलग अलग दिशाओं से ताकत दी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण संगठन बने और घटनाएं हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में AOU ने की थी। उस समय वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन थे। जी। और इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। हाँ, जिसका मकसद हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और बढ़ते राष्ट्रवाद को कुचलना था। इसका जबरदस्त विरोध हुआ और स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। फिर 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून पास किया, जो बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डालने का अधिकार देता था। इसी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। वो एक भयानक नरसंहार था, दिल दहला देने वाला। इसी जलियांवाला बाग कांड का बदला लेने के लिए सालों बाद सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर माइकल ओडायर की हत्या की थी। जी, जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। हाँ, और ये सुझाव तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन का था। फिर 1932 में गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। जी, जो दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दे पर था। 1946 में भारत के भविष्य पर बातचीत करने के लिए कैबिनेट मिशन आया। उस समय लॉर्ड वेवल वाइसरॉय थे। और आखिरकार लंबे संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ।
लेकिन ये आजादी बंटवारे की कीमत पर मिली। हाँ, ये दुखद पहलू है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। जी, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो ये थी हमारे इतिहास के विशाल कैनवस पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और शख्सियतों की एक कह सकते हैं झलक। हमने देखा कि कैसे सभ्यताओं का उदय हुआ, साम्राज्य बने और बिखरे, नई नीतियां आईं, युद्ध लड़े गए और आजादी के लिए एक लंबा संघर्ष चला। इतिहास सिर्फ तारीखों और नामों का खेल नहीं है। हर घटना, चाहे वो पानीपत की लड़ाई हो, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति हो, अशोक का धर्म परिवर्तन हो या 1857 का विद्रोह, उसके पीछे कुछ कारण थे और उसके गहरे परिणाम हुए। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताकतें हमेशा एक दूसरे को प्रभावित करती रही हैं और इसी ने इतिहास की धारा को मोड़ा है। इस सफर के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। क्या? भारतीय इतिहास की इतनी सारी घटनाओं, हस्तियों और विरासतों में से वो कौन सी एक चीज है, चाहे कोई विचार हो, कोई संघर्ष हो, कोई निर्माण हो या कोई सांस्कृतिक मूल्य, जिसका असर आज के भारत पर सबसे गहरा और स्थायी महसूस होता है? ये सोचने वाला सवाल है, बहुत गहरा सवाल। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है ये बातचीत आपको जानकारीपूर्ण लगी होगी और इसने कुछ नए विचारों को जन्म दिया होगा। धन्यवाद।